ये जो मेरे पास कलर वाला है वही हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाता है बिकॉज ऑफ द थ्योरी CFT, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझना था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। इस पे मैंने क्वेश्चन करवाया था कि कलरलेस वाले की अब हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब D 0 रहेगा तब कलरलेस रहेगा, D 10 रहेगा तब भी कलरलेस रहेगा, और जब मेरे पास लिगेंड एब्सेंट रहेंगे, मतलब एक भी लिगेंड अगर प्रेजेंट नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तब भी जो सब्सटेंस है वो कलरलेस रहेगा। तो ये वाला चीज़ वो स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है और वैसे भी फॉर्म करके क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और इसमें नीचे वही एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2 6Cl3। यहाँ पे लिगेंड क्या है, यही TiH2 है। तो अगर यही लिगेंड हटा दिया जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा। जो ऊपर स्टेटमेंट दिया था वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट। एनहाइड्रस जब रहता है तो वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। जब उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है CuSO4 का कलर, CuSO4.5H2O कलर, ठीक है। The influence of the ligand on the color of a complex may be illustrated by considering the NiH2O6 2+ complex which forms when nickel chloride is dissolved in water। तो जो लिगेंड का इन्फ्लुएंस होता है कलर पे वो हम समझ सकते हैं जब मेरे पास NiH2O6 लेते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि कब बना है, जब मेरे पास Na जो है वो मेरे पास रिएक्ट हुआ है या डिसॉल्व किया है किसके साथ, वाटर के साथ। इफ द डाइडेंटेट लिगेंड दैट इज इथेन 1,2-diamine इज प्रोग्रेसिवली एडेड इन द मोलर रेशियो En और Ni का रेशियो अगर 1:1, 2:1, 3:1 होगा, द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस आर एसोसिएटेड। देखो, जो मैंने वहाँ पर PDF में एक्सप्लेन किया था वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। उसने एक कॉम्प्लेक्स दिया दैट इज NiH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स, जो कब बनता है, जब निकल क्लोराइड डिसॉल्व होता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या चेंज कर रहा है, लिगेंड चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, En ऐड कर रहा है। En कैसे ऐड कर रहा है, जब 1:1 के रेशियो में ऐड करेंगे, 2:1 के रेशियो में ऐड करेंगे, 3:1 के रेशियो में ऐड करेंगे, तो क्या कलर चेंज आएगा, वही चीज़ समझना है। NiH2O क्या होता है, मेरे पास ग्रीन कलर का होता है। उसमें जब हम एक En ऐड करेंगे तो अंदर हमें क्या मेंटेन करना है, 6 मेंटेन करना है। अंदर हमें Ni जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। यहाँ पर जो दिया है इसमें मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन है। अगर एक En जोड़ेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। तो En मेरे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर ये मेरे पास बाइडेंटेट लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तब यहाँ पर मेंटेन क्या होगा मेरे पास, दैट इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4H2 और 1 En दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2H2O बाहर आ गया, जो मेरे पास आयोनाइजेशन स्क्वायर हो गया। दूसरा मेरे पास क्या कंपाउंड है, NiH2En, जो ये था वही वाला जब हमने पेल ब्लू, ये कलर ध्यान रखना है कि जब पूरे वो रहते हैं तो ग्रीन कलर आता है, जब एक En ऐड होता है तो पेल ब्लू कलर आता है। जब मेरे पास 4H2O है और एक En है, उसमें एक और En ऐड कर रहे हैं, एक और En ऐड करेंगे तो H2O क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट मीन्स H2O2 En2, ठीक है। इसमें मेरे पास कलर क्या आता है, ब्लू पर्पल कलर आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बाहर क्या निकला, 2H2O निकला, जो आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। अब जब ये पेल ब्लू वाला यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसमें एक En ऐड किया गया है, तो मेरे पास अब क्या बन रहा है, अब यहाँ पे NeEN3 बन रहा है, दैट इज वॉयलेट कलर है, और 2H2O बाहर निकल रहे हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि जो NiH2O6 कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हम En का रेशियो ऐड करके जो कलर चेंज आ रहा है उसको देख रहे हैं। तो जब सिर्फ NiH2 रहता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, जब उसमें एक En ऐड होता है तो पेल ब्लू होता है, जब उसमें 2 En आते हैं तो ब्लू पर्पल आता है, और जब तीनों En आ जाते हैं तो मेरे पास कौन सा कलर आता है, वॉयलेट कलर आता है, ठीक है। ये वहाँ पे PDF में भी लिखा होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो ये मेरे पास यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में भी वही शो किया हुआ NiEN3 है, तो यहाँ पे जो वॉयलेट कलर आया है दैट इज ये वाला वॉयलेट कलर यहाँ पे आया है। जब 4 और 2 वाला है तो यहाँ पर देखो ब्लू कलर में आया है, 4 और 1 वाला है, और जब NiH2O6 वाला है तो ये ग्रीन कलर, इसमें क्या है, ब्लू पर्पल कलर है इस वाले में, दैट इज 2 में। तो 2 में मेरे पास पेल ब्लू कलर आएगा, और यहाँ पर मेरे पास आएगा ब्लू पर्पल कलर, ठीक है। तो वही चीज़ टेस्ट ट्यूब वाली यहाँ पर दी हुई है। रिएक्शंस ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर ऐसे कलर चेंज आ रहा है, ठीक है। कलर ध्यान रखना है, कलर पूछते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ है कि जो Cr+3 आयंस होता है वो ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल साइट इन द मिनरल बेराइल दैट इज Bgl2Si6O18। ठीक है, ये भी उनके उसमें लिखा हुआ था। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बॉन्ड सीन किसमें होते हैं, रूबी शिफ्ट में होते हैं टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे नेमली येलो, रेड एंड ब्लू कॉजिंग एमराल्ड टू ट्रांसमिट लाइट इन द ग्रीन रीजन। तो जो Cr+3 होता है वो इस वाले स्टेट में रेड कलर शो करता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब आता है लिमिटेशन। अब जैसे वीबीटी का लिमिटेशन था कलर ना दिखा पाना और स्ट्रॉन्ग और वीक फीलिंग को नहीं बता पाना कि क्या है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर क्लीनर का, वैसे ही कुछ लिमिटेशन मेरे पास क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी है। इसकी क्या है, क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, हाउएवर फ्रॉम द assumptions that the ligand and point charges, it follows that anionic ligand should exert the greater splitting effect. The anionic ligand actually are found at the lower energy of the spectrochemical series. इसमें क्या चीज़, इसमें क्या कहता है, एनाइनिक और कैटाइनिक में डिफाइन किया था। तो वही वो बोल रहा है कि एनाइनिक जो है वो लोअर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं। तो ये कैसे उसने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा किसको ज़्यादा रखना है किसको कम रखना है, मतलब मेटल को कैटाइनिक समझना है या लिगेंड को एनाइनिक समझना है, ये चीज़ किस बेसिस पे क्लासीफाई की गई थी। पहला लिमिटेशन ये वो बोल रहा है। ठीक है, Further, it does not take into account the covalent character of bonding. जो covalent character होता है between the ligand and the central atom, उसको भी consider नहीं करता। इसमें क्या बोला, ये electrostatic model पे based है, ionic bond बन रहा है। तो जो covalent bond बन रहा है ligand और central atom के बीच में, उसका कोई explanation ये नहीं दे पाए। तो ये भी इसका क्या हो गया, limitation हो गया। तीसरा क्या है, there are some of the weakness of CFT which are explained by ligand field theory, that is LFT, and molecular orbital theory, which are beyond the scope of the present study। ठीक है, यहाँ पे 3 थ्योरीज हमने पढ़ी। पहली जो थ्योरी थी वर्नर की थ्योरी थी। ठीक है, उसमें जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को समझा था। जो वीबीटी था उसमें हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। एंड सीएफटी में हमने स्प्लिटिंग समझी है ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज में यही इतने क्वेश्चन बन सकते थे। सीएफटी में स्प्लिटिंग पे क्वेश्चन बनेगा, वीबीटी में वही जो एक्सेप्शंस हैं NaNH3 वाला जिसमें डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, पैरा हो जा रहा है, वो सारे एक्सेप्शन पूछ सकते हैं। और वर्नर्स में तो सिर्फ वही प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और वो जो मेरे पास कंपाउंड बनते हैं कि आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर कितने आयंस प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस एक्वस स्टेट में बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना और इसमें से जो नहीं हो पाएगा वो बताना कि ये नहीं हो पाया है। ठीक है, सिर्फ वही है कि ये पैरामैग्नेटिक है, वाइल ये डायमैग्नेटिक है, तो क्यों दोनों टेट्राहेड्रल शो कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, वीकली पैरामैग्नेटिक है, रीजन ना भी पता हो, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली असर्शन रीजन बना देंगे यहीं से। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली NiCl4 पैरामैग्नेटिक होता है और तो ये पूछ लेंगे NiCl4 क्या है, NiCl4 डायमैग्नेटिक है, तो ये पूछ लेंगे। ठीक है, कंपाउंड देके तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। तो इसके असर्शन रीजन टाइप में प्रिपेयर करना और इसके आंसर्स में जो भी समझ में नहीं आएगा वो बताना। ठीक है, वही वीबीटी में जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े हैं वही नीचे यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब आता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हमने मेटल कार्बोनिल्स पढ़ा था जिसमें मेरे पास सेंट्रल आइटम क्या हो जा रहा था, जीरो स्टेट में जा रहा था। वही चीज़ है, क्या बोल रहे हैं, द होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड ओनली आर फाउंड बाय मोस्ट बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, दीज कार्बन हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्राहेड्रल पेंटाकार्बोनिल आयरन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो जहाँ पे मेरे पास 6 होंगे वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे, जहाँ 4 होगा हमारा टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज दैट इज 0 इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MCO5 यूनिट्स। जो ज्वाइन किससे होता है, MN बॉन्ड से होता है। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जो है वहाँ पे CO बॉन्ड ब्रिज बनता है बाय 2 CO ग्रुप्स। यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स हैं, जैसे डाई यूज़ किया गया है, जहाँ एक था वहाँ पे मोनो यूज़ किया था। ये तो मैंने सब इसमें से एक्सप्लेन कर दिया था स्ट्रक्चर में, वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे जो जो पॉइंट लिखे हैं वो वहाँ पे ऐड कर देना कि मोनो न्यूक्लियर क्योंकि एक सेंटर है, मोनो न्यूक्लियर है, ये भी मोनो न्यूक्लियर है, ये पॉली न्यूक्लियर क्योंकि एक से ज़्यादा है, ये भी पॉली न्यूक्लियर है। यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर 2 ब्रिज कार्बन के बन रहे हैं, यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, वही चीज़ जो वहाँ पे थी वही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है द मेटल कार्बन बॉन्ड एंड मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जो मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है वो दोनों ही सिग्मा पाई कैरेक्टर दिखाता है। जब मेरे पास मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal.
तो जो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कब बनता है, जब मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल कार्बन से वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल में जाते हैं। मतलब जब कार्बन मेटल को डोनेट करता है तब यहाँ पर मेरे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तब यहाँ पे मेरे पास बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। और जब मेरे पास मेटल कार्बन को डोनेट करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। बस यही याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star of carbon monoxide। बस ये याद रखना है, यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल देखने को हमें मिलता है जब डोनेशन होती है, ठीक है। द मेटल ligand to ligand bonding creates a synergic effect which strengthen the bond between CO and the metal। तो जब मेटल और ligand बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे synergic effect देखने को मिलता है, जो मेरे पास क्या करती है, स्ट्रेंथ करती है बॉन्ड जो CO और मेटल के बीच में बनता है उसको, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये शायद डिलीटेड पोर्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वाला पोर्शन डिलीटेड है, इस पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन डिलीटेड है जो कि हमें नहीं पढ़ना है। तो बस मेरे पास क्या बचा, लास्ट का पार्ट बचा, दैट इज इम्पोर्टेंस वाला, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंस वाला पार्ट समझ लेते हैं, बाकी तो हो गया है। आयोनाइजेशन वाला मैंने नहीं पढ़ाया था ना, अभी वो आयोनाइजेशन वाला दोबारा भी उस पे ऊपर चल के पढ़ा देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंस वाला समझते हैं, वही सेम जो वहाँ पर हमने देखा था वही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। क्या दिया हुआ है, ये जो है हाईलाइटेड पॉइंट वही पढ़ लो। हार्डनेस ऑफ वाटर को किससे एस्टिमेट करते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू, दैट इज Na2 EDTA से। कैल्शियम और मैग्नीशियम का हम यूज़ करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का जब हमें सिलेक्टिव एस्टिमेशन करना रहता है आयंस का। जब हम कंसिडर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे मेटल लाइक दूस गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम गोल्ड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द ये। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन बोली थी लिखने की, गोल्ड फॉर एग्जांपल वाली इक्वेशन मुझे लिखकर भेजना, ठीक है। गोल्ड वाले जो इक्वेशन बोली थी, यहाँ पे जो बन रहा है, दैट इज साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड एंटिटी दैट इज EuCN2 इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका जो रिएक्शन बनेगा वो, और इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हम यूज़ करते हैं इम्प्योर निकल कन्वर्ट करते हैं NiCO4 को, जो डिकम्पोज होता है प्योर निकल में, ठीक है। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट है वही पूछी जाएंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। जो हमने पहला स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने समझा था कि 3 मेरे पास कंपाउंड थे, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो, और मेरे पास विटामिन B12, वही यहाँ पर भी है क्लोरोफिल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो मेरे पास क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम से एसोसिएटेड है, जो मेरे पास हीमोग्लोबिन है वो मेरे पास ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी दिखा रहे थे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन से एसोसिएटेड है। विटामिन B12 है, दैट इज एसोसिएटेड विद द एनेमिक एंटी प्रेनिशियस एनेमिक फैक्टर, ठीक है। कंपाउंड किसका है, कोबाल्ट का है। तो डायरेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड पूछ सकते हैं या किससे क्या एसोसिएटेड है वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में जो एंजाइम्स यूज किए थे वो ये दोनों एंजाइम्स थे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रूडिनियम कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया गया था, उसका फार्मूला पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका वर्क पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रूडिनियम कॉम्प्लेक्स का ये फार्मूला है, विलियमसन कैटलिस्ट बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करवाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे जो था कि आर्टिकल्स को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं विल सिल्वर एंड गोल्ड, और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgCN2 और AuCN2 जो सिंपल मेटल आयन से बनता है, ठीक है। फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी मेरे पास डेवलप्ड होती है फिल्म जिसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग with hypo solution which dissolve the undecomposed EGBr to form the complex ion this। तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका वो पूछता है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट पे, देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ पायलेट थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो उसमें ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक प्रपोर्शंस इन प्लांट एनिमल सिस्टम के लिए करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल जो दिया जाता है, कॉपर एंड आयरन आर रिमूव बाय द डी पेनिसिलिन अमीन एंड डिस्ट्रॉक्सिन बी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये EDTA वाला कि यूज़ होता है लेड पॉइजनिंग में, ठीक है। और सिस्प्लेटिन वाला तो एंटी कैंसर है, ये तो हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस वाले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है पक्का कि एक क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें जितना दिया हुआ है, जितने भी यूजर्स दिए हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, मैरिज्म वाला पार्ट देखना है।
तो ये यहाँ पर दिया है आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। 3 पार्ट में वही चैप्टर है, पहला बेसिक थ्योरी वाला, फिर वही नोमेनक्लेचर वाला जो दिए हुए हैं, और तीसरे में ये आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट जो एटम्स का होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग है, इस वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। लेकिन सेम क्या रहता है? केमिकल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हमें पता है। पहला है मेरे पास among them are coordination compound, each one can be further subclassified। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमें 4 पढ़ने हैं, पहला है लिंकेज, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा है आयोनाइजेशन एंड चौथा है सॉल्वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें स्टीरियो लिखा है लेकिन पहले ये स्ट्रक्चर वाला समझ लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी सीक्वेंस में चलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है इसमें 2 हमें पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स हो चाहे स्ट्रक्चर हो, जो कॉमन बात है वो क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा? वही केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिर उसके यहाँ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइसोमेरिज्म। स्टार्टिंग से करते हैं। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब, ठीक है। तो आइसोमर्स मतलब यही होता है कि जब मेरे पास केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। आइसोमर का बेसिक कंडीशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो यही है कि यहाँ पर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेरे पास 2 पार्ट आएंगे, एक आएगा ज्योमेट्रिकल, एक आएगा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस है, जो हम लोग 11th में हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नया वर्ड आया है यहाँ पर। बाकी ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो नया है। इसमें 4 टाइप आते हैं, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हो स्ट्रक्चर पार्ट से और एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हो स्टीरियो पार्ट से, ठीक है। या तो ज्योमेट्रिकल का पूछ लेगा या ऑप्टिकल का पूछ लेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पास क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला होता है। आइसोमर है तो केमिकल फॉर्मूला सेम होना बेसिक प्रायर कंडीशन है, ठीक है। एंड केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। तो फॉर्मूला और बॉन्ड तो सेम होते हैं लेकिन अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, अ डिटेल अकाउंट ऑन दीज आइसोमर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो इनके बारे में नीचे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। ये जो मेरे पास आइसोमेरिज्म है ये हेटेरोलिप्टिक आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री अरेंजमेंट प्रेजेंट है लिगेंड्स का। होमोलेप्टिक क्या होता है? जब मेरे पास एक तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो। हेटेरोलेप्टिक क्या होता है? जब मोर देन वन टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर क्या है? मेरे पास NH3Cl2 है, 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। मैंने पिछले उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि जब मेरे पास, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास है Ti फिर से यही क्वेश्चन दे रही हूँ, TiH2O है, ठीक है, और ये है मेरे पास 6, ठीक है। अब हमें बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। TiH2O 6 दिया हुआ है, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज NH3 2Cl2 है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग तरह के प्रेजेंट हैं, क्या? लिगेंड्स, दैट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक प्रायर कंडीशन ही यही है कि जब तक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 in a square planar complex of mx2 l2 x and l are unidentate ligand। यूनिडेंटेट मीन्स क्या होता है? एक ही मेरे पास डोनर एटम होगा। The two ligand may be arranged adjacent to each other in a isomer or opposite to each other in a trans isomer। क्या होता है? सिस मीन्स क्या होता है? जब दोनों सेम साइड पे होते हैं तो सिस आइसोमर्स होते हैं।
होते हैं, और जब दोनों अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो मेरे पास ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। वही यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि जब मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें दो कंडीशन होंगी, या तो 4 होगा या तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहला, अगर दोनों सेम साइड्स पे हैं तो 6, और अपोजिट साइड्स पे हैं तो ट्रांस। ठीक है। अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंपाउंड इज MABXL, मतलब ABXL चारों मेरे पास अलग लिगेंड्स हैं और चारों मेरे पास यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो ये शो करते हैं 3 आइसोमर्स ऑफ 2 cis एंड 1 ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, 2 cis के मिलते हैं, 1 ट्रांस का मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, सच आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, but similar behavior is possible in octahedral complex to form MX2L2, which the two ligand X and may be oriented to transposition। जब हमने PDF से पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे बेसिक प्रायर कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जब मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हमें देखने को नहीं मिलता, और जब हम ऑप्टिकल में जाते हैं तो मेरे पास क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखने को नहीं मिलता, और ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास क्या नहीं देखने को मिलता, स्क्वायर प्लेनर नहीं देखने को मिलता। तो ये मेरे पास बेसिक प्रायर कंडीशन थी। अब ये जो यहाँ वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो इन्होंने लाके क्या एंड में बताया कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सारे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, मतलब नेबरिंग एटम सेम हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि MA6 है तो वहाँ पर मेरे पास कुछ भी पॉसिबल नहीं था। MA2B2 था तो वहाँ पर 2 पॉसिबल थे। MABCD पॉसिबल था तो वहाँ पे 3 थे, जिसमें 2 सिस था, 1 ट्रांस था। सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जो वहाँ पर PDF में था उसी को रेफर करना, उसी से याद करना। NCERT पढ़ने का बस बेसिक रीज़न ये होता है कि पता हो कि कौन सा स्टेटमेंट है और किस तरह से NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी उसको ही रेफर करो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली दिया हुआ है, और कुछ भी ऐसे जैसा कन्फ्यूजन का इसमें है कि मेरे पास टेट्राहेड्रल का नहीं बता रहा है, होमोलिप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में कंफ्यूज कर रहा है, वो वहाँ पर सही से दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको रेफर करना। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 चीज़ें होती है, एक आता है सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पर जैसे दिया है PT&H3, तो ये कितना कैसा हो गया, ये हो गया मेरे पास MA2B2। ठीक है, MA2B2, तो MA2B2 में क्या होता है, 2 मेरे पास बनते हैं, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। तो यहाँ पे सिस बना है, ट्रांस बना है। अब दूसरा मेरे पास जो कंपाउंड है दैट इज CONH3 4Cl2। अब यहाँ पे कौन सा है, MA4B2 टाइप का है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 बनते हैं, दैट इज सिस और ट्रांस। डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, यही वाला कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो कौन सा पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। यहाँ पर दे देगा और पूछेगा कौन सा पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी वही पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे सिस जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ट्रांस जो होते हैं वो 180 डिग्री पे रहता है। ये भी ध्यान रखो। ठीक है, कि कौन सा कितने डिग्री है, पता है यहाँ पे CL क्या है मेरे पास 180 डिग्री पे है, ये एंगल तो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 90 डिग्री पे है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिस में जो पोजीशन बनती है वो 90 डिग्री की बनती है, ट्रांस में जो बनती है वो 180 डिग्री की बनती है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट, ये जो मेरे पास ये छोटी छोटी जो मेरे पास ये बातें हैं वो मेरे पास मॉड्यूल के क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, इस वजह से इसमें बताया हुआ है, तो डायरेक्टली याद रखो कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, कि अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया तो कर पाओ। ठीक है, बाकी NCERT में तो दिया नहीं है। अब होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नॉट शो GI, ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी स्टेटमेंट में जवाब है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका। ठीक है, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो मेरे पास GI एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा। अब ये जो मेरे पास है MAAB2, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 2 तरह के लिगेंड पढ़े थे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में मेरे पास EN का एग्जाम्पल था, और अनसिमेट्रिकल मेरे पास ग्लाइसिनेटो का एग्जाम्पल था। ठीक है, EN और OX का सिमेट्रिकल में था, और अनसिमेट्रिकल में ग्लाइसिनेटो का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, CuCl2En, तो यहाँ पे AA इसको लेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो यहाँ पे भी 2 आइसोमर बनते हैं, दैट इज कौन कौन से बनते हैं, फैक और मर बनते हैं। ये इसमें नहीं बनता, यहाँ पर सिस और ट्रांस ही बनते हैं। फैक और मर मेरे पास किस में बनते हैं, जब मेरे पास MA3B3 टाइप रहता है। ठीक है, तो देखो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो MA2B2 पढ़ा जिसमें सिस और ट्रांस बन रहे थे। दूसरा हमने MA4B2 पढ़ा जिसमें मेरे पास सिस और ट्रांस बन रहे थे। तीसरा हमने MAA2B2 पढ़ा जिसमें मेरे पास सिस और ट्रांस बन रहे थे। इसमें मेरे पास क्या था, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। This type of isomerism also arises when didentate ligands
that is NH2 CH2 CH2 NH2 जिसको हम EN बोलते हैं, are present in complexes of formula this। ठीक है, तो जब डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब भी मेरे पास सिस और ट्रांस बनता है। ठीक है, मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही इसमें ज्योमेट्रिकल में फैक और मर बनता है, और वो केस यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ही ये पॉसिबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, MA3B3। तो जो MA3B3 है वो कब पॉसिबल होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे MA3B3 जो रहता है, इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, दैट इज CuNH3 NO2 3। if three donor atoms of the same ligands occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, then the facial फैक आइसोमर प्रेजेंट होता है, और जब पोजीशन मेरिडियन पे प्रेजेंट होता है तो मेरिडोनियल आइसोमर प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किस केस में फैक और मर बनते हैं। किस केस में बनते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कौन से अरेंजमेंट बनते हैं, MA3B3 में बनते हैं। फैक और मर किस तरह के बनते हैं कि मतलब फैक वाला पोजीशन देख के आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये फैक वाला है, और मर वाला देख के आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इसमें ये मेरिडोनियल वाला है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम देख के भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा फैक और मर वाला है और कौन से इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिपेयर हो। जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या दिया हुआ है, व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर ये बोल दिया, असर्शन बनाएगा कि मेरे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है, उसका रीजन क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द यूनिडेंटेट लिगेंड attached to the central metal ion are the same with respect to each other। मतलब जब मेरे पास सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो सारे अरेंजमेंट जो होते हैं मेरे पास वो रिलेटिव पोजीशन पे वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नहीं शो करता है। ठीक है, इतना ही दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। हमने 4-5 केस पढ़े थे, MA6 क्या होगा, MA3B क्या होगा, ये सब होगा। तो वो सारे केस इसमें नहीं दिए हैं। इसमें क्या दिए हैं, 4 केस दिए हुए हैं। MA2B2 का दिया हुआ है, MA4B2 का दिया हुआ है, A2 का दिया हुआ है, और MA3B3 का दिया है। हमने अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सबके केस पढ़े थे ना, तो उतना नहीं दिया। एनसीईआरटी में जो दिया उसको भी अगर ध्यान रखोगी तो भी आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा मॉड्यूल वगैरह के कंसेप्ट से जाता है, तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखनी है, और क्या चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर द मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। ठीक है, तो पहली लाइन स्टेटमेंट ध्यान रखनी कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो इनेंशियोमर्स की डायरेक्टली डेफिनेशन क्या होगी, द ऑप्टिकल आइसोमर्स इन विच द मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर आर नोन एज इनेंशियोमर्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो। यहाँ पे 2 फॉर्म बनती हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द polarimeter D rotates to right plane and L rotate to left plane। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 वर्ड ध्यान रखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स क्या होता है कि वो कितने एंगल से किस तरफ उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो अगर वो राइट में रोटेट करता है तो वहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है, अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, लीवो रोटेटरी। L से L याद रखना है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड। ये किसमें कॉमन होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे डाइडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो। अब एक एग्जांपल दिया है MA3B3 का, यहाँ पे डाइडेंटेट EN है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एक EN की क्या होती है, 2 होती है, 3 है तो 6 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में AA3 कॉम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि EN क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। अगर यहाँ पर ग्लाइसिनेट होता तो हम क्या लिखते हैं, AB3 टाइप लिखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल इस वजह से AA3 टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 बन रहे हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेक्स्ट्रो कौन सा वाला है और लीवो कौन सा वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि डेक्स्ट्रो
डेक्स्ट्रो कौन सा है एंड लीवो कौन सा है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप PTCl2En2 ओनली द सिस आइसोमर शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली ये वाला देता है दैट इज P2Cl और इसमें पूछता है कि कौन सा जो है वो मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें जो सिस वाला है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव और जो मेरे पास ट्रांस वाला होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ, En का 1 है तो ये 2 है तो 4 हो गया, 4 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, सिस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो ट्रांस वाला होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। टेक्स्टो रोटेटरी उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लीवो रोटेटरी जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी थी। अब यहाँ पर वही चीज़ ये ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिस, जिसको हम पहले लिख लेंगे। मेटल है तो M इसको लिखेंगे, A2 हो जाएगा, CN4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये कौन सा टाइप हो गया, MA4B2 टाइप का। MA4B2 में क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस। तो सिस बना दिया, ट्रांस बना दिया। सिस है तो दोनों पास में 90 डिग्री पे बनाएंगे, ट्रांस है तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। डायरेक्टली ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरे पास यहाँ पर है सिस फॉर्म वो मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होना चाहिए, MAA-B2 टाइप होना चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा MAA2B2 टाइप है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सिलेटो क्या होता है, सिमेट्रिकल लिगेंड होता है तो ये हो जाएगा AA2 और Cl2 है तो ये हो गया B2। तो MAA2B2 टाइप है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसमें मेरे पास दो फॉर्म्स इसकी बनती हैं जो मेरे पास क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। अब यहाँ पर जो है वो ट्रांस वाला है, दैट इज यहाँ पे नो ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिस वाला था MA2B2 का तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ट्रांस वाला है तो इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। बस इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। अब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गया। उसमें हमने कितना सारा ऑप्टिकल का पढ़ा था। ऑप्टिकल क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाता है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन उसको याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल वाला जो होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाता, ठीक है। और जो इसमें है दैट इज A4B2 वाला ही बस दिया हुआ है ऑप्टिकल में, तो वही वाला ध्यान रखो। बाकी जो है उसको लेस इंपॉर्टेंट करके छोड़ सकते हैं। बाकी इसमें जो एग्जांपल दिए हैं उसको तो याद रखना है। ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सिस वाला बनता है और इन एक्टिव जो है दैट इज ट्रांस वाला है, ठीक है। अब मेरे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में मेरे पास लिंकेज है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे CN NO नेगेटिव, ये सब NO2, ये सब मेरे पास क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड लेते हैं। जहाँ पे वन से ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो डोनेट करें उसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जहाँ पे भी ये प्रेजेंट देख लोगी एम्बीडेंटेड तो वहाँ पे डायरेक्टली कौन सा आइसोमेरिज्म कर दूंगी, दैट इज लिंकेज वाला। यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म में क्या ध्यान रखना है कि जो मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज सेम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय कंटेनिंग थायोसाइनेट लिगेंड दैट इज NCS नेगेटिव, जो बाइंड करता है नाइट्रोजन से टू गिव MnCS और थ्रू सल्फर टू गिव MsCN, ठीक है। डिस्कवर करता है सच वेव द कॉम्प्लेक्स दिस दैट इज CONH35NO2Cl2, जो ऑप्टेन होता है रेड फॉर्म में इन विच नाइट्राइट लिगेंड इज बाउंड टू ऑक्सीजन एज इन द येलो फॉर्म इन विच द नाइट्राइल बॉन्ड थ्रू नाइट्रोजन बॉन्ड। तो जब NO2 होता है दैट इज यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है, ONO दैट इज ऑक्सीजन डोनर एटम है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है, ये लिंकेज में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन में बताया था 2 स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज होता है जब इंटरचेंज होता है लिगेंड्स का, कैटाइनिक और एनाइनिक का, of different metal ions present in it, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे CONH3 है, CrN6 है तो जस्ट अपोजिट कर दोगे, CrNH3 हो जाएगा और CO के साथ CN6 हो जाएगा। यही मेरे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। Cr यहाँ पे +3 में था, CO भी मेरे पास क्या था, +3 में ही था। Ionization isomerism क्या होता है, this form of isomerism arises when the counter ion in a coordination is itself a potential ligand and can displace the ligand which will become the counter ion। इसमें क्या होता है, सिर्फ काउंटर आयन चीज आएंगे। पहले क्या था, Br बाहर था, SO4 अंदर था। इसमें क्या हो गया, SO4 बाहर हो गया, Br अंदर हो गया। बस आपस में ही जो वो हैं अंदर और बाहर वाले वही आपस में इंटरचेंज होते हैं, वही होता है मेरे पास क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट है सॉल्वेट, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे H2 इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे भी H2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे सॉल्वेट हो जाता है। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट ऑल्सो इन केस देयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट।
This is familiar to ionization isomerism. Solvate isomers differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या है, एक्वा कॉम्प्लेक्स दैट इज CrH2 6Cl3 जो वॉयलेट कलर का होता है, ये सॉल्वेट आइसोमर है इसका, दैट इज ग्रे ग्रीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैसे वहाँ पे याद रखियो TiH2 का कलर और इन सब का कलर, वैसे इसका भी कलर यहाँ पे CrH2 का दिया है, दैट इज वॉयलेट कलर, तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो टेबल फॉर्मेट दे और उसमें कलर ही मैच करने को दे, तो इस वाले कंपाउंड को वहाँ पे ऐड कर सकता है कि क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो कलर याद रखना किसके क्या है। देखो ये चैप्टर जो पूरा है उसको याद जब पढ़ने वाली बात आएगी तो उसमें क्या याद रखना है, पहला तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें मेरे पास बेसिक वाला पार्ट है नोमेनक्लेचर, उस पर ज़्यादा सर वो करने की ज़रूरत नहीं है, दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली नोमेनक्लेचर पूछ लिए बहुत कम पॉसिबिलिटी है, या तो वो जो कंपाउंड दिए हैं उन्हीं पे जैसे फोटोग्राफी की वो बात कर रहे हैं तो फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन देखिए उसमें ही वो नाम पूछ लेगा, जैसे उसने ये VBT का क्वेश्चन दिया उसमें उसने नोमेनक्लेचर करवा लिया। ठीक है, उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन पे ये जो विट्रिकल पे क्वेश्चन दिया उसमें नोमेनक्लेचर करवा दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास थ्योरी वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो थ्योरीज दी हुई हैं, थ्योरी में क्या क्या मेरे पास थ्योरी है, थ्योरी में मेरे पास VBT है, वर्नर्स है, CFT है। तो वर्नर्स में तो कुछ नहीं है, वही प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, VBT में ज्योमेट्री वाला जो एक्सेप्शन है सिर्फ वो याद कर लो। ठीक है, एक पेपर पे जो एक्सेप्शन दिए हैं उसको लिख लो, बाकी कुछ उसमें ज़्यादा नहीं करना है। CFT में बस कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड में कैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, वीक फी लिगेंड में कैसे इलेक्ट्रॉन का जंप कर रहा है, किसके आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो थ्योरी का पॉइंट है कि इसमें G सब्सक्रिप्ट नहीं लेते, उसमें लेते हैं, और इसमें आयोनाइजेशन बिटवीन द एक्सेस होता है, अलॉन्ग द एक्सेस होता है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे पास CFT है उसमें कलर वाला जो आता है, तो VBT में बस इतना ही याद रखना है, CFT में वही स्प्लिटिंग वाली बातें याद रखनी है, फॉर्मूला जो दिया है डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, वो वाला ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मेरे पास कलर है, कलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CFT में, कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो कर रहा है वो टेबल फॉर्मेट में पूछ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस जो है उससे एक क्वेश्चन आएगा पक्का है। ठीक है, उसमें क्या आएगा, वही टेबल फॉर्मेट की में कि कौन सा कंपाउंड क्या चीज़ कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में आयोनाइजेशन आता है, तो ज्योमेट्रिकल में 4 ही दिए हैं, Ma4B2 दिया है, Ma2B2 दिया है, Ma2B2 दिया है, और सिमेट्रिकल का दिया हुआ है। ठीक है, Maa2B2 वाला, फैक और मर वाला याद रखना कि Ma3B3 में दिखाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आओगी तो उसमें भी बस वही 2-4 एग्जाम्पल है, Ma2B2 वाला है और सिस और ट्रांस वाला है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, सिस होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ट्रांस होता है। तो इतनी ही बातें याद रखनी है, जो स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना, उन स्टेटमेंट को एसेशन रीजन में पढ़ लेना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जितने दिए हैं उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एक्सरसाइज देख लेना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हों, जैसे उसमें स्टेटमेंट वाई और ये वाला रहता है ना, तो वो वाला प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तो इस चैप्टर में वही लर्निंग पोर्शन ज़्यादा है, तो ये VBT वाले एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, CFT में कौन सा कलर कौन सा कंपाउंड दिखा रहा है वो ध्यान रखो, और इम्पोर्टेंस वाला पोर्शन ध्यान रखो। ठीक है, इन्हीं 3 मेजर पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।